हेलो बच्चों, कैसे हैं। और आज हम लोगों को पहले चैप्टर की एक हेडिंग पढ़नी है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चाहे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कहो और चाहे कह दो बायोडाइवर्सिटी, दोनों को मतलब एक ही है। भाई बायोस माने भी लाइफ फॉर्म होता है, तो किसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी? एक्चुअली डाइवर्सिटी माने होता विविधता, जीवों की विविधता, जैव विविधता। नहीं समझ पाओगे तो जरा गौर से देखो कि अगर हम एक टेबल पे रखे फ्लावर पॉट पर नजर डालें, हो सकता है हमें एक जाति दिखाई दे, एक स्पीसीज दिखाई दी, मान लो सूरजमुखी पौधा दिखाई दिया। फिर हमने अपनी नजर जो है डिजर्ट की तरफ घुमाई, हो सकता है हमें कैमिल दिखाई दे जाए, कैक्टस प्लांट दिखाई दे जाए, सैंड लिजर्ड दिखाई दे जाए, बिच्छू सांप दिखाई दे जाए। लेकिन अगर हम अपनी नजर को ले जाएं अगर किधर, डेंस फॉरेस्ट की तरफ, तो न जाने कितने भांत भांत प्रकार के एनिमल और प्लांट दिखाई देंगे। और सोचो पूरी पृथ्वी को देखें तो क्या हो जाए। तो तुम समझ गए कि जैसे जैसे हम अपना फील्ड ऑफ विजन बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाते हैं, तो हो सकता है यहां से यहां तक कुछ स्पीसीज दिखाई देती हैं और यहां से यहां तक कुछ और स्पीसीज बढ़ जाएं, यहां से यहां तक कुछ और स्पीसीज बढ़ जाएं, तो सोचो पूरी पृथ्वी पर कितनी स्पीसीज होते होंगे। और यही है बायोडाइवर्सिटी। नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और इसी बायोडाइवर्सिटी को, अर्थात इसी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के अध्ययन को ही पुराने जमाने में टैक्सोनॉमी कहा जाता था, लेकिन आजकल इसको सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। क्या अंतर है दोनों में, अभी समझा रहे हैं। देखो ये तो सब लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग 17.5 से 18 लाख 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज खोज चुके हैं, और ना जाने कितनी अभी अनगिनत दिखनी खोजनी बाकी रह गई होंगी। अगर हम 17-18 लाख को ही कंसीडर करें तो इतनी सारी स्पीसीज को स्टडी करना इतना आसान नहीं है। वैज्ञानिकों ने सोचा क्या किया जाए, तो अध्ययन की सुविधा के लिए फॉर कन्वीनियंट स्टडी उन्होंने क्या किया, सभी लिविंग बीइंग्स को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया और सोचा कि एक ग्रुप के एक मेंबर का क्या अध्ययन कर लेंगे तो लगभग लगभग उस ग्रुप का सारे मेंबर्स का आइडिया लग जाएगा, सारे मेंबर्स के कैरेक्टर्स का आइडिया लग जाएगा। किसी भी चीज को ग्रुप में बांटना तो क्लासिफिकेशन कहलाता है। एनीथिंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू कैटेगरी। तो क्लासिफिकेशन तो कॉमन टर्म है, कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे तुमने देखा हो घर में कपड़े ही होते हैं तो कहते हैं ये भाई किड्स के हैं गारमेंट है, ये जो है लेडीज के हैं, ये जो है जेंट्स के। क्लासिफिकेशन तो कहीं पर भी किया जा सकता है, लेकिन फिर टैक्सोनॉमी क्या है, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका साइंटिफिक टर्म होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए कहा जाता है टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स फिर क्या है, सिस्टमैटिक्स माने भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ही होता था। ये टर्म लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया था। याद हो जो कैरोलस लिनियस थे, उन्होंने तो किताब ही अपनी लिख डाली थी, सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टमैटिक्स माने भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ही होता था। फिर सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में अंतर क्या है, हम तुम्हें बताएंगे कि बाद में क्या किया गया कि सिस्टमैटिक्स में एक चीज और ऐड कर दी गई, रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। इसलिए ध्यान रहे, होश रहे कि सिर्फ स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म अलोंग विद रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक ब्रॉड टर्म है थोड़ा, देखो जरा अच्छा कैसे किया जाता है सिस्टमैटिक या टैक्सोनॉमी का स्टडी। हम अगले पेज पे दर्शाते हैं। जो आजकल सिस्टमैटिक्स पढ़ी जाती है उसमें इतने सारे स्टेप हैं। जैसे महसूस करो कि मान लो ये है पूरी बायोस्फीयर, अर्थ की बजाय हम तो बायोस्फीयर कहेंगे, बायोस की बात कर रहे हैं, है ना भाई। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जहां जहां लाइफ है वो सब बायोस्फीयर। और मान लो इस बायोस्फीयर से, पृथ्वी से कहीं से तुम्हें कोई ऐसी स्पीसीज मिली है, कोई नई जात मिली है जिसके बारे में तुमने पहले न देखा न सुना। तुम वहां से कुछ एनिमल या प्लांट के सैंपल ले आए, कुछ एक्चुअल स्पेसिमेन ले आए। अब हो सकता है उनमें से तुमने एक रख दिया हो लैब में, ले आए लाओ उस पे स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। बचे हुए कहीं किसी स्टोर हाउस में रख दो। याद रहे जो
प्लांट के लिए स्टोर हाउस होते हैं, स्टोर हाउस न कह के जो लिविंग प्लांट का कलेक्शन किया जाता है उनको हम लोग बोटेनिकल गार्डन कहते हैं, और जहां प्लांट पार्ट को प्रिजर्व करके रखा जाता है, प्रेस करके रखा जाता है, उन कलेक्शन हाउस को, स्टोर हाउस को हर्बेरियम कहते हैं। इसी तरह जहां जिंदा जानवरों को रखा जाता है उनको चिड़ियाघर अर्थात जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, और जहां डेड ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स रेमिनेंस रखे जाते हैं वहां पर उनको म्यूजियम कहते हैं। लेकिन मजे की बात है कि जो म्यूजियम होते हैं उसमें डेड एनिमल्स का कलेक्शन तो है ही, उनके पार्ट का कलेक्शन तो है ही, लेकिन डेड प्लांट का भी कलेक्शन है। म्यूजियम में दोनों का कलेक्शन होता है, जबकि हर्बेरियम में केवल और केवल प्लांट का कलेक्शन होता है। खैर उसकी बात बाद में करेंगे। तो कैसे किया जाता है सिस्टमेटिक स्टडी? तो हम सबसे पहले क्या किया कि स्पेसिमेन लेके आए, फिर उसको लैब में लेके आए। अब हमने क्या किया, ये कोई बाबूजी बने साइंटिस्ट टाइप के, क्या किया, कोई टैक्सोनोमिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, क्योंकि इन्होंने इसको अध्ययन किया और देखा क्या कि इसमें जितने लक्षण मिले उनकी लिस्ट बना डाली। तो सबसे पहले सिस्टमेटिक्स का सबसे पहला स्टेप है करेक्टराइजेशन। कुछ किताबें इसको नहीं भी मानती। फिर करेक्टर जब नोट कर लिए तो हम तुम्हें दो दो कंट्रास्ट करेक्टर वाली एक लिस्ट देंगे जिसको कहते हैं की। खुल जाए बंद अकल का ताला, अज्ञान ज्ञान से, चाबी से खुलता है। तो हम तुम्हें कहेंगे कि अज्ञान नाम का ताला चाबी से खुल जाएगा, अर्थात की सिस्टम की मदद से जो हमने करेक्टर की लिस्ट बनाई थी उनको मैच कराएंगे। दो दो करेक्टर्स की हम तुम्हें एक लिस्ट देंगे, कंट्रास्ट करेक्टर्स की लिस्ट देंगे। उनमें लीड वन, लीड टू, स्टेटमेंट वन को लीड वन, स्टेटमेंट टू को लीड टू कहते हैं, दोनों को मिला के कपलेट कहते हैं। और इस तरह से जो हम लिस्ट देंगे उसको की सिस्टम कहते हैं। इसी की सिस्टम के आधार पर हम पहचानेंगे कि एनिमल है कि प्लांट है। थोड़ा सा हिंट करें क्या? जैसे हम कहेंगे जो भी तुम स्पेसिमेन लेके आए, बेटा देखो यूनिसेलुलर कि मल्टीसेलुलर। तुमने कहा गुरुजी मल्टीसेलुलर, तो हम समझ गए कि ये बैक्टीरिया नहीं हो सकता है, प्रोटिस्टा नहीं हो सकता है, फंजाई प्लांट एनिमल में से कोई है। फिर मान लो हमने दो लिस्ट दिए, करेक्टर दिए कि बेटा देखो विद सेल वाल या विदाउट सेल वाल। तुमने कहा विदाउट सेल वाल, हम तुरंत समझ गए ये फंजाई भी नहीं है, प्लांट भी नहीं है, ये कौन है? एनिमल है। तो इस तरह से इसका किंगडम डिसाइड हो गया। फिर मान लो हमने तुम्हें इसे समझाने के लिए बोले कि हमने तुम्हें लिस्ट दी कि बेटा देखो बॉडी पोरस है नॉन पोरस। तुमने कह दिया नॉन पोरस, हम समझ गए पोरीफेरा का मेंबर नहीं। बॉडी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस वाली है कि विदाउट ज्वाइंटेड अपेंडेज? तुमने कहा विद ज्वाइंटेड अपेंडेज वाली, हम समझ गए आर्थ्रोपोड्स है। ऐसे करके तो हम तुमसे कहेंगे, तो हम इसका की सिस्टम के आधार पर इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, इसका नाम संस्करण करेंगे। ये हमने टैग लगा दिया इस पे कि यह है मस्का डोमेस्टिका। और नाम संस्करण करने के बाद इसको तमाम ग्रुप में रख देंगे, अर्थात और ग्रुप में रखना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। हो सकता है हमने इसको एनिमेलिया में रख दिया हो सकता है हमने इसको प्लांटिव रख दिया हो सकता है हमने इसको फंजाई वाले चेंबर में रख दिया हो सकता है मोनोरा में रख दिया हो, प्रोटिस्टा में रख दिया। तो ध्यान रहे यहां तक जो भी हमने स्टडी किया है, जो कुछ किया है, यही सब मिलकर कहलाता है टैक्सोनॉमी। ऐसे तो देखो चीजों को बांटना ही क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन तो कॉमन टर्म है, बायोलॉजी के अलावा अन्यत्र भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। लेकिन टैक्सोनॉमी तभी संभव है जब उससे पहले नॉमेनक्लेचर किया गया हो, नॉमेनक्लेचर तभी संभव है जब उससे पहले आइडेंटिफिकेशन किया गया हो। तो इसलिए कहा जाता है कि नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन ये सब बेसिक स्टेप हैं टैक्सोनॉमी के, उनके बिना टैक्सोनॉमी संभव नहीं है। तो यहां तक जो कुछ किया है यही है टैक्सोनॉमी। लेकिन अगर इन ग्रुप्स को इवोल्यूशन के आधार पर अरेंज कर दें कि इस पृथ्वी पर पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो फिर ये बन जाता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अर्थात फाइलोजेनी। और फाइलोजेनी अलोंग विद टैक्सोनॉमी ही आज की स्टडी का नाम है, जिसको कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। समझ पाए कुछ? यहां से यहां तक क्या तीनों अंतर समझो फिर से एक बार। क्लासिफिकेशन माने होता वर्गीकरण, जो बायोलॉजिकल थिंग्स का भी किया जा सकता है, नॉन बायोलॉजिकल थिंग्स का भी किया जा सकता है ना। और बायोस का क्लासिफिकेशन है तो टैक्सोनॉमी बोला जा सकता है। टैक्सोनॉमी करने के लिए कितने बेसिक स्टेप जरूरी है? ये 4 स्टेप जरूरी है। लेकिन अगर इस चारों स्टेप के अलावा एक स्टेप और बढ़ा दें तो फिर सब कुछ मिला के ही कहलाने लगता है सिस्टमैटिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स along with relationship among them is called systematics। ये हमें कहां कुछ नहीं समझ में आ रहा? हाँ समझ में आ रहा, देखो ना
यस, इस लाइन से देखो तो साफ नजर आ रहा कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले मोनरन्स बने होंगे, उसके बाद ऐसा लग रहा प्रोटेस्टेंट्स बने होंगे, लेकिन प्लांट, एनिमल और फंजाई ये तीनों साथ इवॉल्व हुए होंगे। घटिया भाषा में बोले तो ऐसा लगता है पौधे हम लोग और फंजाई भाई बहन है आपस में, और ये प्रोटेस्टेंट्स हम लोगों के पिताजी का नाम है, और ये मोनरन्स हम लोगों के दादाजी का नाम है ना। सबसे पहले कौन आया? दादाजी, पिताजी, फिर हम लोग। तो इस तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश हो जाता है। इसी स्टडी के दौरान हम तुम्हें बताएं कि कुछ हमारे पास जो कागजात तैयार हुए उनको भी हम स्टोर करके रख लेते हैं एज ए प्रिंटेड रिकॉर्ड्स। क्या क्या हमें सूचना यहां से मिली, वो टैक्सोनोमिक स्टडीज के लिए इन सूचनाओं को समाज में बिखेरने में, डिसेमिनेट करने में मदद करेंगे। पता तुम्हें इतने सारे स्टेप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन है। और पूरी टैक्सोनोमिक स्टडीज हमेशा किसी स्केच पर नहीं की जाती है, हमेशा एक्चुअल स्पेसिमेन पर ही की जाती है। मान लो ये स्पेसिमेन मर गया तो क्या करोगे? तो फिर से तुम्हें इनकी यहां कहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जितने ये स्टोर हाउस बनाए हैं ये फर्दर रेफरेंस या फर्दर रेफरल सिस्टम का काम किया करते हैं। ऐसा होता ना। चलो खैर, एक एक करके हम तुम्हें सारे स्टेप समझाने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है आज आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या होता है भाई? आइडेंटिफिकेशन माने पहचान करना। आइडेंटिफिकेशन माने होता है डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन इन द सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। जो वो तुम कहीं से एक स्पेसिमेन लेके आए किसी अननोन स्पीसीज का, वो किस किंगडम को बिलोंग करता है, किस फाइलम का मेंबर है, किस क्लास का मेंबर है, ये पहचानना ही आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। थोड़ी देर पहले कहा था किसकी मदद से करेंगे? की सिस्टम की मदद से करेंगे। फिर से एक बार सोचो, जैसे ही हमने तुम्हें दो की दी कि बेटा देखो, पहला स्टेटमेंट है कि ये यूनिसेलुलर है, दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, दो कंट्रास्ट करेक्टर दिए, लीड वन लीड टू दी, दोनों मिला के कपलेट हुआ। तो तुमने कहा गुरुजी ये मल्टीसेलुलर है, तो हम तुम्हें समझ गए मोनरन्स नहीं हो सकता, प्रोटेस्टेंट्स नहीं हो सकता, इनमें से कोई है। फिर हमने कहा क्या तुम्हें स्टेटमेंट दिए? विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। तुमने कहा विदाउट सेल वॉल, तुम समझ गए फंजाई नहीं, प्लांटी नहीं, किसका मेंबर है? एनिमेलिया का। तो इस तरह से कुछ की वजह से हमने इस स्पेसिमेन का जो हम बाहर से अभी लेके आए थे उसका हमने किंगडम डिसाइड कर लिया। इसी तरह हमने मान लो फिर तुम्हें की दी कि देखो बॉडी ज्वाइंट विद ज्वाइंटेड अपेंडेजेस या विदाउट ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। तुमने कहा विद अपेंडेजेस, विद ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। हम तुरंत समझ गए कि आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, फाइलम डिसाइड हो गया। ऐसे ही क्लास डिसाइड कर लेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन माने क्या हुआ था? फिर से एक बार कि डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन इन द सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। और किसकी मदद से करते हैं? की सिस्टम की मदद से करते हैं। की में क्या करते हैं? हम तुम्हें दो स्टेटमेंट देते हैं। पहले स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? लीड वन कहते हैं। दूसरे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? लीड टू। दोनों को मिला के एक जोड़ा अर्थात कपल अर्थात कपलेट कहते हैं। हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब इसका नाम संस्करण कर दिया जाए। नामनक्लेचर माने कुछ नहीं, नाम संस्करण, नाम रखा जाए। जब भी तुम जानो गांव में भी बच्चा पैदा होता तो पहले उसका नाम घरवाले ही रख देते हैं, गोलू मोलू। बाद में रखा जाता अच्छा वाला नाम, दिलीप गंगवार, अर्थात 2 लेटर वाला। तो जब भी कोई अननोन स्पीसीज खोजी गई है तो हम तुम्हें बताएंगे कि अब हम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसका करेंगे नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर अर्थात नाम संस्करण जब किया जाता था तो सबसे पहले ये स्पीसीज जिस इलाके में खोजी गई, पता नहीं महाराष्ट्र में खोजी गई कि उत्तर प्रदेश में खोजी गई, कर्नाटका में खोजी गई, उड़ीसा में खोजी गई, जहां खोजी गई वहीं के निवासी अपनी भाषा में लोकल नाम रख देते थे। तो लोकल नेम्स, लोकल रेजिडेंट्स अर्थात उसी इलाके के निवासी रखते थे, वो अपनी भाषा में अर्थात लोकल लैंग्वेज में रखते थे, उड़िया में, मराठी में। वो ये जो नाम होते हैं प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ और भाषा है और कर्नाटका में कुछ और भाषा मान लो। फिर हम तुमसे कहेंगे कि एक देश की तुम बात छोड़ो, ये कंट्री टू कॉन्टिनेंट तो वेरी करते हैं, विद इन ए कंट्री भी ये नाम वेरी करते रहते थे। इससे बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। उड़ीसा के लोग किसी और भाषा में बात कर रहे हैं, कर्नाटक के लोग उसी एनिमल या प्लांट स्पीसीज को किसी और नाम से पुकार रहे हैं, यूपी के लोग किसी और नाम से पुकार रहे हैं। समझ नहीं आता है कि वो एनिमल क्या है, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों को महसूस हुआ है कि नीड महसूस हुई कि कुछ ऐसा नाम रखा जाए जो यूनिवर्सल हो, जो कर्नाटका, कन्नड़ में, मराठी में,
उड़िया में, तेलुगु में रखने के बजाय ऐसी भाषा में रखा जाए जिसको विश्व के सारे वैज्ञानिक स्वीकार करें। और इन्हीं नेम्स को कहते हैं साइंटिफिक नेम। ये लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ये प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करते हैं। ये जो साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं, इनको रखने से पहले कुछ नियम कानून बनाए थे, कुछ प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया डेवलप किए गए थे। साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के लिए जो एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरियाज हैं, वो प्लांट नॉमेनक्लेचर के लिए मिलते हैं, जहां उसको कहते हैं आईसीबीएन। कोई फुल फॉर्म बताएगा? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। कोई आईसीजेडएन का नाम बताएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहां पर ये प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया देखने को मिल जाते हैं। ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं, ये गारंटी देते हैं, एश्योरेंस देते हैं क्या, कि अगर किसी स्पीसीज को विश्व में कहीं पर भी डिस्क्राइब किया जाए, सारे कैरेक्टर सुनने पहचानने के बाद वैज्ञानिक सेम स्पीसीज पर ही पहुंचेगा, है ना। साइंटिफिक नेम यूनिवर्सल होते हैं। अगर हमने यहां कह दिया पैसर डोमेस्टिकस, तो फिर अमेरिका में भी पैसर डोमेस्टिकस ही कहलाएगी। यहां कह दिया मस्का डोमेस्टिका, तो अमेरिका में भी हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका ही कहलाएगी। तो एक तो ये यूनिवर्सलिटी को दर्शाते हैं। दूसरी बात ये भी इश्योर करते हैं कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो रख दिया जाता है, फिर वो दोबारा किसी ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होता। पता कैसे रखा जाए साइंटिफिक नेम? शुरू में कैरोलस लिनियस से पहले जब साइंटिफिक नेम रखने का प्रचलन शुरू हुआ, तो लैटिन भाषा के बहुत सारे वर्ड इस्तेमाल किए जाते थे। असली तो नहीं बताएंगे, कठिन लगेगा, ऐसी फर्जी बता दे, जैसे हरदन, हल्ली, डोडा, गौड़ा, देवगौड़ा। अब इतना लेंदी नाम कौन याद रखता है? बाद में कैरोलस लिनियस ने नॉमेनक्लेचर को, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर को रिड्यूस करके छोटा किया, सिर्फ 2 शब्दों का बना दिया। उन्होंने तो अपना ही नाम चेंज कर दिया। उनका नाम था कार्ल वॉन लिनी, जिन्होंने घटा के बाद में कर दिया था कैरोलस लिनियस। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल किया जाता है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के लिए, साइंटिफिक नेमिंग के लिए, और ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए, इसके लिए अभी तो कहा था कि कुछ नियम कानून बनाए गए थे। पहला नियम कानून सबको पता है, अगर हम एक यहाँ एग्जाम्पल लिख भी दें तो सबको पता है वो एग्जाम्पल, जैसे हम लिख के ही बता दें डायरेक्ट, मैंगी फेरा और बताओ कोई इंडिका। ठीक, क्या मतलब था? साइंटिफिक नेम लिखने के लिए जो रूल्स बनाए गए थे, पहला रूल ये था कि साइंटिफिक नेम लिखते समय लैटिन भाषा के दो शब्द इस्तेमाल होने चाहिए। दोनों शब्दों में से जो पहला, नंबर 1, 2 शब्द होने चाहिए लैटिन लैंग्वेज के। नंबर 2, जो भी 2 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पहला जीनस को दर्शाता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है। तीसरा क्या था? अगर ये हाथ से नाम लिखा गया तो इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, और वरना अगर कंप्यूटराइज है तो फिर इसको तिरछा अर्थात इटैलिक कर देना चाहिए। इससे क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि ये शब्द इंग्लिश का नहीं है, मैंगी फेरा शब्द उर्दू का नहीं है, मैंगी फेरा शब्द लैटिन लैंग्वेज का है। ये दोनों शब्द लैटिन भाषा के हैं, ये सबूत देने के रूप में इसको अंडरलाइन किया जाता है या फिर इटैलिक भी किया जाता है। और अगला था कि जब भी ये दोनों शब्द लिखे जाएं, तो जो जीनस का शब्द होता है उसका पहला लेटर कैपिटल से और उसका पहला लेटर स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए, है ना। इस तरह से पता तुम्हें, कभी कभी तो साइंटिफिक नेम के बाद में एब्रिविएशन फॉर्म में रोमन भाषा में किसी ऑथर का नाम भी लिख दिया जाता है। ये ऑथर कौन होता है? ऑथर वो पर्सन है, वो साइंटिस्ट है, वो बायोलॉजिस्ट है जिसने इस चीज को सबसे पहले डिस्क्राइब किया। कोई समझा? तो इस तरह से हम लोग जो है नॉमेनक्लेचर समझ गए। चलो, जब तक बिगाड़ रहे तब तक बता दें कि नॉमेनक्लेचर के नाम में नाम संस्करण कितने प्रकार होता है। तो लोकल नेम और साइंटिफिक नेम, हमने कहा लोकल नेम में कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन बदलते रहते हैं। ये लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लोकल रेजिडेंट्स ही लिखते थे। तो वैज्ञानिकों को लगा कि ऐसा नाम रखा जाए जो कभी कंफ्यूजन ना पैदा करे, जिसको पर्टिकुलर स्पीसीज को उसी नाम से बीच के सारे वैज्ञानिक पुकारे, और उस नाम का नाम रखा था, उस साइंटिफिक नेम का नाम रखा गया। साइंटिफिक नेम को कहते हैं साइंटिफिक नेम, जो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। और हमने कहा था साइंटिफिक नेम रखने का पुराना तरीका तो पॉलिनोमियल सिस्टम था, लेकिन बाद में कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था, जो सबसे ज्यादा मान्य हुआ। सर्टेन रूल्स बताए और हमने तुम्हें अथॉरिटी के बारे में बताया।
आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और करने के बाद अब अगला स्टेप है टैक्सोनॉमी की स्टडी का क्लासिफिकेशन। क्या मतलब होता है? कहा था सिंपली वर्गीकरण। और हम तुम्हें बताएंगे कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो एक स्टेप में, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। वहां एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, बहुत सारे स्टेप अपनाए जाते हैं, सात सात स्टेप अपनाए जाते हैं। ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये हायरार्की ऑफ स्टेप वाला प्रोसेस है। और हम तुम्हें दिखाएंगे कि यहां प्रत्येक स्टेप अपने आप में कैटेगरी को दर्शाता है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। हम तो सीधा पढ़ते हैं कि जैसे कंप्यूटर में वायरस लग जाता था, वैसी दुकान ना चले तो पीसीओ में फफूंदी लग जाती है। पीसीओ में लग गया फंगस। हम बस एक थोड़ा किंगडम अलग से याद कर लेना। दूसरी बात, फाइलम शब्द एनिमल, किंगडम एनिमलिया में अर्थात एनिमल्स के लिए बोला जाता है, प्लांटी में उसके लिए डिवीजन शब्द बोला जाता है। बस इतनी सी बात याद है। ये जो क्लासिफिकेशन का पूरा सारे स्टेप देखने के बाद साफ नजर आता है कि इसमें सबसे हाईएस्ट रैंक का कैटेगरी कौन सी है? किंगडम, सबसे ऊपर बैठा है वो। लोएस्ट रैंक की कैटेगरी कौन सी है? स्पीसीज, लोएस्ट रैंक की कैटेगरी है। पक्का? इस तरह से हमने तुमसे बोला कि जो क्लासिफिकेशन होता है। अच्छा, किसी एक एग्जाम्पल करके दिखाते। मान लो हमने तुम्हारे सामने यहाँ गेहूं का क्लासिफिकेशन लिख रखा है। जैसे गेहूं के लिए करें तो उसका किंगडम हो गया प्लांटी, और डिवीजन अर्थात जिसको जूलॉजी में फाइलम कहते थे वो डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्मी, क्लास हो गई मोनोकॉटिलिडनी, और ऑर्डर हो गया पोएल्स, फैमिली हो गई पोएसी, और जीनस हो गया ट्रिटिकम, स्पीसीज हो गया एस्टिबम। कभी कभी बोला जाता है कि 7 कैटेगरी इस्तेमाल की गई, कभी कभी बोला जाता है 7 टैक्सा इस्तेमाल किए गए। पहले तो ये जानो टैक्सा टैक्सॉन में क्या अंतर होता है। तो हम बोले माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियन में क्या अंतर होता है, वायरस और विरियन में क्या अंतर होता है, गैंग्लिया और गैंग्लियन में क्या अंतर होता है। एक वचन और बहुवचन और एक वचन का अंतर होता है। टैक्सा बहुवचन है, टैक्सॉन एक वचन है बस। फिर लेकिन टैक्सा कैटेगरी में क्या अंतर है? तो जो हमने ये जो जनरल शब्द लिखे हैं, ये सिंपली इंग्लिश के शब्द हैं, इनको कहा जाता है किंगडम, डिवीजन, क्लास। ये वाले टर्म कैटेगरी कहलाते हैं ना। लेकिन इनके सामने जो बायोलॉजिकल टर्म लिखे हैं, साइंटिफिक टर्म लिखे, जैसे प्लांटी या फिर एनिमलिया लिख सकते थे, एंजियोस्पर्मी या जिम्नोस्पर्मा ब्रायोफाइटा लिख सकते थे। इधर जो शब्द लिखे गए ये साइंटिफिक टर्म हैं, इन्हीं कैटेगरीज के, इनको कहते हैं टैक्सॉन। फिर आखिरी बात सुन लो, जैसे क्लासिफिकेशन कॉमन टर्म है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक टर्म है टैक्सोनॉमी, वैसी कैटेगरी कॉमन टर्म है, बायोलॉजिकल कैटेगरी का साइंटिफिक टर्म है टैक्सॉन। समझे? तो इस प्रकार से मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन। चलो भाई, हम तुम्हें एक बात बताएं कि देखिए, जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम टोटल कितनी कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें हम बता चुके थे कि पीसीओ में लग गया फंगस, बस किंगडम अलग से पढ़ लेना, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। और इस तरह से इनको घटते या बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें तो जो पेड़ जैसी स्ट्रक्चर तैयार होती है उसी को कहते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की। इनमें से हम पूछे, अभी जो पीछे डायग्राम बनाता है कि स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन है? स्पीसीज। लार्जेस्ट कैटेगरी कौन सी है? किंगडम। तो एक बात बताएं, अगर तुम स्पीसीज की परिभाषा पढ़ लो, खेल खत्म। फिर क्यों खेल खत्म? क्योंकि अगर एक बार पता चल जाए कि व्हाट इज स्पीसीज, फिर तुम कहोगे सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज फॉर्म ए जीनस, डिफरेंट टाइप, सिमिलर टाइप ऑफ जीनस मेक ए फैमिली, डिफरेंट सिमिलर टाइप ऑफ फैमिलीज मेक ए ऑर्डर। स्पीसीज मिल जाए तो जीनस, जीनस मिल जाए तो फैमिली, फैमिली बहुत सारी मिल जाए तो ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर मिल जाए तो क्लास, फाइलम, और इस तरह से किंगडम बन जाएगा। तो ये पता चल जाए कि पूरे टॉप तक जाने के लिए पहला कदम क्या है, हमारा पहला स्टेप क्या है, लोएस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीसीज पता चल जाए। आखिर एक जाति कहते किसको? हमने तो एक बात बताई थी, ये जो कटियार, सचान, गंगवार होता है, ये जातियां नहीं होती हैं, ये समाज की बनाई हुई जातियां हैं, सोशल स्पीसीज है। बायोलॉजिकली हम सब एक ही जात के हैं और हमारी जात का नाम क्या है? होमो सैपियंस। बात समझते ना।
तो हम उसी जात की बात करने जा रहे हैं, बायोलॉजिकल स्पीसीज की बात करने का। आगे जात कहते किसको हैं, तो तुम जरा एक बात समझो। हमने देखा है कि तुम गांव के सन्नाटे में कहीं अकेले निकल जाओ, तुम मान लो कहीं पेड़ पौधों के पास कोई जानवर मिले, तुम घर में आके कहोगे पापा पापा कोई भेड़ जैसा भेड़िया जैसा जानवर मिला। आज हमने देखा, लेकिन कुत्ते जैसा जानवर मिला। कुत्ता नहीं लग रहा था, कुछ अलग था, लेकिन था कुत्ते जैसा। किसके दम पे कहा? जैसे ही हम लोग कोई किसी अनजान आदमी को देखते हैं, उसकी शक्ल देख के कहते हैं कि तुम क्या राखी सावंत के भाई हो क्या? कैसे पहचान लेते हैं? शक्ल देख के, मार्फोलॉजी के दम पे, है कि नहीं? तो एक जाति क्या है, पुराने जमाने में जो तरीका था उसको कहते थे मार्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। उसके अनुसार जो दो ऑर्गेनिज्म या जो ऑर्गेनिज्म मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते थे, फंडामेंटली सिमिलर होते थे, वो एक ही जाति के मेंबर कहलाते थे। मार्फोलॉजिकली फंडामेंटली सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप को स्पीसीज कहते थे। बाद में ये परिभाषा बदल गई, बात होते ना, बाद में पता चला ऐसा जरूरी नहीं है। फिर हम लोगों की शक्ल चाइनीज की शक्ल अलग अलग होती है, तो क्या हम अलग अलग जात के? नहीं, हम भी होमो सैपियंस हैं, वो भी है होमो सैपियंस है। नई परिभाषा क्या है? अर्नेस्ट मेयर का नाम सुना हो? उन्होंने दी थी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। और बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहती है कि दो एनिमल्स में चाहे मार्फोलॉजिकली सिमिलरिटी हो चाहे ना हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो भी चलेगा। ऐसे दो ऑर्गेनिज्म जो मार्फोलॉजिकली फंडामेंटली सिमिलर हो, अच्छी बात है। मेन कंडीशन यह है कि ऐसे दो ऑर्गेनिज्म दो जो नेचुरल हैबिटेट में आपस में ब्रीडिंग करके फर्टाइल संतान पैदा कर ले, गारंटी वो एक ही जात के होंगे। समझ पाए कुछ? जैसे हम लोग हैं, मान लो इंडियन लड़का हो और चाइनीज लड़की हो, शादी करा दो, तुम बताओ चटरू मटरू पैदा होंगे कि नहीं होंगे? और अगर चटरू मटरू पैदा हो गए तो शक्ल चाहे जैसी हो, ये गारंटी है दोनों होमो सैपियंस ही है कि नहीं? तो आज की डेफिनेशन के अनुसार, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अनुसार, दो स्पीसीज के बीच सबसे बड़ा कोई बैरियर है तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, अलग अलग जात के जो रिप्रोडक्शन आपस में कर लेते हैं, कहा था नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल कंडीशन में रिप्रोडक्शन भी करें और फिर फर्टाइल संतानें पैदा करें, तो वो दो एनिमल्स एक ही जात के। और जैसा कि अभी हमने देखा था इस डायग्राम में कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो है ही स्पीसीज, और जब तक ये नहीं पता होगी आगे का कुछ खेल नहीं हो सकता है, इसलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी भी कहलाती है और ये लार्जेस्ट या टॉप हाईएस्ट कैटेगरी कहलाती है। तो इस तरह से हम तुम्हें बता पाए कि क्लासिफिकेशन में इसकी बात। चलो थोड़ा सा एनसीईआरटी में कुछ बवाल दिए, तो एक बार स्पीसीज पता चली फिर कुछ नहीं, सिमिलर टाइप ऑफ स्पीसीज मिल जाए तो क्या बन जाए? जीनस। जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। सिमिलर टाइप को जीनस मिल जाए तो क्या बन जाए? फैमिलीज। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली। ठीक है ना? अच्छा, चलो थोड़ा थोड़ा देख लें। अच्छा, जैसे हमने तुम्हें ह्यूमन के बारे में काफी कुछ लिखा है, जैसे हम लोग की बात करें तो हम लोग का किंगडम कौन सा है? एनिमलिया। फाइलम कौन सा है? कार्डेटा। क्लास कौन सा है? मैमेलिया। ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा। फैमिली कौन सी है? होमिनिडी। जीनस कौन सा है? होमो। और हम लोगों का हम जाति है सैपियंस, इसलिए हमारा पूरा नाम हो गया होमो सैपियंस। फिर आगे अलग बात, हमने कुछ स्पीसीज इरेक्टस लिखी, हैबिलिस लिखी। हैबिलिस, इरेक्टस, सैपियंस तीनों मिल जाए तो जीनस किसकी मेंबर है? होमो। जैसे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस। ठीक, इसी तरह इधर देखो, जैसे मान लो इधर की बात करें, हमने कहा एक फैमिली है, मान लो ऑर्डर है कार्निवोरा। तुम भी जानते हो इसमें मांसाहारी आते हैं, शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली। कार्निवोरा को आगे चल के दो फैमिली में हमने तोड़ा है, किसमें किसमें? ऐसे तमाम होती होंगी, जो एनसीईआरटी में लिखे हम उतनी डिस्क्राइब करेंगे। फेलिडी और कैनिडी। कैनाइंस टीथ किसके बड़े होते हैं? कुत्ते के ज्यादा बड़े होते हैं, तो कुत्ता किसमें आएगा? कैनिडी का मेंबर होगा। अच्छा, और फेलिडी में आती कैट्स। तुम्हें शेर, चीता और ये जो होते हैं ना, लेपर्ड, ये बिग कैट कभी कभी कहलाते हैं, जो घरों में होती है वो।
कैट सामान्य कैट होती है। तो जो सामान्य कैट होती है फेलिस में आती है, और जो बिग कैट होती है पैंथेरा जीनस में आती है। और पैंथेरा जीनस में तमाम स्पीसीज हैं, जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस। लायन का नाम क्या होगा? पैंथेरा लियो। टाइगर का नाम क्या होगा? पैंथेरा टिग्रिस। इस तरह से। अच्छा, इधर होमिनिड के पास में भी एक फैमिली लिखी, पोंगिडी। पोंगिडी नाम बड़ा मजा आता है। चलो मजा छोड़ो, इसमें आते हैं सारे वन मानुस एप्स आते हैं, गोरिल्ला, चिंपैंजी ना। अच्छा, वैसे इधर हमने प्राइमेटा, कार्निवोरा, ऐसे तमाम होते हैं, इंसेक्टिवोरा, कार्निवोरा, सिटेसिया, साइरेनिया, पेरिसोडेक्टाइल। क्या करना तुम्हें, जो कि एनसीईआरटी में वही बता रहे हैं। लेगोमॉर्फा में जानते हो कि रैबिट आता है। इसी तरह हमने अगर क्लास की बात करें तो मैमेलिया, एवीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया छोड़ो। इधर जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा की भी थोड़ा जिक्र कर दें तो एक ज्यादा नहीं, एक क्लास की बात करते हैं इंसेक्टा, वरना तुमने क्रिस्टेशिया का नाम भी सुना होगा, डिप्लोपेडा, कैलोपोडा। और उसमें ऑर्डर आता है डिप्टेरा, जैसे काकरोच का आर्थ्रोपेरा होता है, यहाँ डिप्टेरा का हमने केवल जिक्र किया। इसमें एक फैमिली का जिक्र किया, मस्डी, काकरोच होता है, क्यूलिस्टी बताते हैं। और उसमें आती है मस्का, जीनस मस्का, और उसका तमाम स्पीसीज होती है मस्का में, मस्का डोमेस्टिका, मस्का नेबुलो, एटसेट्रा। तो इस तरह से हमने हाउस फ्लाई का भी जिक्र किया। चलो अच्छा, प्लांट में भी देख लेंगे, जैसे निग्रा, मिलोंगेना, टुबरोसम, ये तमाम हैं जीनस, नहीं स्पीसीज, और जीनस है सोलेनम। तो पूरा नाम किसी स्पीसीज होगा सोलेनम टुबरोसम, पोटैटो। सोलेनम मिलोंगेना, मिलेनिन काला रंग होता है, काला काला बैगन होता है, बैगन। सोलेनम नहीं, सोलेनम मिलोंगेना बैगन, सोलेनम निग्रम, तो ये हो गया कौन? मकोई। ये इस तरह का जो हम एक जीनस था, ये तमाम होंगे, हम जिक्र नहीं करेंगे वो किस फैमिली में आते हैं। सोलेनेसी में, और सोलेनेसी हो ये वाली फैमिली किस में आती है? पॉलिनोमियल्स। इसी तरह पॉलिनोमियल्स, डाइकॉट, डाइकॉट एंजियोस्पर्मा। यहाँ पर एक और हमने डाला सेपिल्डेल्स, सेपिल्डेल्स की फैमिली का एक जिक्र किया, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी में आता है आम अर्थात मैंगीफेरा। इसी तरह हमने किसी मोनोकॉट का भी जिक्र किया होगा कहीं, जैसे फाइलम या डिवीजन एंजियोस्पर्मा, एक जिसका क्लास है मोनोकॉटलिडनस। मोनोकॉटलिडन में मान लो हमने यहाँ पर ऑर्डर का जिक्र किया पोएल्स, उसकी फैमिली है पोएसी, और जिसमें जीनस है ट्रिटिकम, और स्पीसीज होती एस्टिबम। याद आया? तो इस तरह से हमने तुम्हें 7 की 7 टैक्सोनोमिक कैटेगरी बताई। बस तुम्हारे लिए एक होमवर्क है कि तुम घर पे जाके थोड़ा सा एक बार फिर से एनसीईआरटी में टेबल बनी है जहां ह्यूमन का, हाउस फ्लाई का, है ना, और मैंगो का, व्हीट का क्लासिफिकेशन दिया। एक बार जरूर अपनी नजरों से देखना कि एनाकार्डियेसी क्या है, किसकी है। ठीक है ना? थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। जो एक हेडिंग थी टैक्सोनोमिक एड्स, कहा था वो जो तमाम सीरीज बनाई थी टैक्सोनोमिक स्टडीज के लिए। टैक्सोनोमिक स्टडीज में जो सबसे इतने सारे स्टेप बताए थे, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, बाद में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सारे स्टेप में अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है तो आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि एक बार अगर पहचान गलत हो गई आगे का सारा खेल खराब हो जाएगा। इसलिए माना जाता है कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बड़ा इंटेंस स्टडी करनी पड़ती है, बार बार फील्ड में जाना पड़ता है, रेफरल एरियाज में जाना पड़ता है, लैब में जाना पड़ता है। इंटेंस लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी की आवश्यकता पड़ती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि वैज्ञानिक नहीं चाहते हैं कि इस काम में कोई गलती हो जाए तो सारा खेल आगे का बर्बाद हो जाएगा। बात समझ ना? तो इन्हीं रेफरेंस के लिए हम बार बार कहां जाएंगे? इसी के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ संसाधन बना रखे जिनका नाम दे दिया टैक्सोनोमिक एड्स। अभी हम तो कुछ देर पहले बता चुके थे, हर्बेरियम का नाम लिया था, म्यूजियम का नाम लिया था, बॉटैनिकल गार्डन का नाम लिया था, और जूलॉजिकल पार्क का नाम लिया था। हर्बेरियम हर्ब्स, नामी प्लांट से रिलेटेड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि हर्बेरियम में जिंदा प्लांट का कलेक्शन किया जाता है कि डेड प्लांट का? जिंदा प्लांट नहीं किया जाता है। देखा होगा 12th में जब थे, किसी चीज की पत्ती तोड़ लाते थे और 2 कागजों में बीच में दबा के धूप में, कागज में के बीच में रख के धूप में रख देते 2-4 दिन के लिए। जब वो सूख जाता तो सीधा हो जाता, तब उसको एक आर्ट पेपर पे लगा के एक सेलो टेप से तब फाइल तैयार करते थे। तो हर्बेरियम जो होता है वो ड्राइड, प्रेस्ड, है ना, प्लांट पार्ट का कलेक्शन होता है।
यहाँ जिंदा पौधे नहीं होते। और जो वो कागज जिस पे लगाया जाता है उसको हर्बेरियम सीड कहते हैं, उस पर सब कुछ लिखा जाता है। ये लीफ किसकी है या इन्फ्लोरेसेंस किसका है, तो उसका साइंटिफिक नेम भी लिखा जाता है, लोकल नेम भी लिखा जाता है, बोटेनिकल नेम भी लिखा जाता है, कलेक्टर्स नेम भी लिखा जाता है, प्लेस भी लिखा जाता है ना। तो इस तरह से हमने तुम्हें कहा डेट भी लिखी जाती है, इतनी सारी फैमिलीज भी लिखी जाती है, सारी कुछ लिखी जाती है। और ये सारी चीजें रेफरल सिस्टम में ही काम करती हैं। कोई चीज देखनी हो, समझनी हो, अचानक चले जाओ म्यूजियम में, हर्बेरियम में, बोटेनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल में, देखो डायरेक्ट। रेफरल सिस्टम का तो सभी काम करते हैं। खैर, क्विक रेफरल सिस्टम में हाँ जरूर कभी कभी ज्यादा महत्व दिया जाता है हर्बेरियम को। बात आई म्यूजियम की। म्यूजियम में अभी जो हमने पीछे दिखाया था मेन खेल, वो ये था, ये बहुत बढ़िया चीज है कि म्यूजियम में सिर्फ प्लांट एनिमल स्पेसिमेन का कलेक्शन होता है, डेड एनिमल का या एनिमल पार्ट का कलेक्शन होता है, कि डेड प्लांट पार्ट का भी कलेक्शन हो सकता है। तो याद रहे यहां दोनों का कलेक्शन होता है। जूलॉजिकल पार्क में जिंदा एनिमल, बोटेनिकल गार्डन में जिंदा प्लांट, हर्बेरियम में प्लांट पार्ट यानी कि डेड प्लांट पार्ट का, और यहां पर दोनों का कलेक्शन होता है। वापस आते हैं वहीं अपनी हेडिंग पे, है ना। तो हम तुमसे ये कह रहे थे कि जो म्यूजियम होता है ज्यादातर स्कूल कॉलेज की ही छत पे बना दिए जाते हैं या कहीं बना दिए, उसी कैंपस में बना दिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज में ही। हम तो केजीएमयू में जहां पढ़े वहां देखा कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट के ऊपर एनाटॉमी का म्यूजियम है। किसी जार में वहां हेड रखा है, किसी में आर्म का कोई पार्ट रखा है, किसी में लिवर रखा है, किसी में ब्रेन रखा है। तो म्यूजियम ज्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही बनाए जाते हैं। और हम तुम्हें बताएंगे कि यहां प्लांट एनिमल दोनों का कलेक्शन हो सकता है, डेड प्लांट और एनिमल्स का कलेक्शन हो सकता है। हाँ, ये जो स्पेसिमेन है ये ड्राई फॉर्म में भी रखे जा सकते हैं और लिक्विड में भी रखे जा सकते हैं, लेकिन जब लिक्विड में सोल्यूशन में रखते हैं तो फॉर्मलिन या अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। और कोई ड्राई पार्ट हो तो ऐसा भी रख दिया जाता है। अब जैसे इंसेक्ट है, बर्रैया, उसके अंदर कौन बहुत ज्यादा रस है, तो ऐसी रख दी जाएगी। लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट बॉक्स के अंदर रखे जाते हैं, किल के करके, मार के और पिन लगा के इंसेक्ट बॉक्स के अंदर रख दिए जाते हैं। कभी कभी तो केवल स्केलेटन रख दिया जाता है। अब ये डायनासोर बना दिया है कि ये मत सोचना डायनासोर स्केलेटन आपको कहां से मिल गया, अरे भाई ये काल्पनिक है। कभी कभी तो पत्थर का बना के मॉडल रख देते हैं। हाँ, कभी कभी तो सोल्यूशन में, जैसे ये मेढक रख दिया हमने फॉर्मलिन के अंदर, ये स्केलेटन किसी बना के रख दिया है नकली, इंसेक्ट बॉक्स में इंसेक्ट रख दिया है, और ये कोई बड़ा जानवर है, मान लो भालू होता है, टाइगर होता है, ऑस्ट्रिच होता है, तो इस तरह के जानवरों को क्या करते हैं, सड़ न जाए तो ड्राई फॉर्म में रख देते हैं, अर्थात अंदर का सारा फ्लैश निकाल दिया जाता है, केवल स्किन में अंदर रुई भर के, भूसा भर के सिल देते हैं, अर्थात स्टफ फॉर्म में इनको रख देते हैं। इस तरह से ड्राई फॉर्म में रखे जाते हैं। बोटेनिकल गार्डन बता चुके, लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है, और तुम्हें अभी दिखाएंगे कि यहां प्रत्येक प्लांट पर उसका बोटेनिकल नेम भी लिखा जाता है और फैमिली भी लिखी जाती है। कोई बताए अच्छा सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन कहां है? इंग्लैंड में, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड। क्यों इंग्लैंड? इंडिया का सबसे बड़ा कहां है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता। हावड़ा कोलकाता का दो, हावड़ा इंडिया का दो, कोलकाता इंडिया में। और साथ साथ नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI कहां है? ये लखनऊ में। चलो जूलॉजिकल पार्क पे आते हैं, या जू एक ही बात होती है, चिड़ियाघर को कहते हैं। और यहां तुम चिड़ियाघर को भी देखने जाना, जंगली जानवर रखे जाते हैं, मोहल्ले के कुत्ते नहीं रखे जाते वहां। तो वाइल्ड एनिमल्स को इंसान अपनी केयर में, अपनी सुपरविजन में रखता है। पता तुम्हें चिड़ियाघर में जब जानवर रखे तो ऐसे फ्लैट में रखे जाते हैं ना, हाथी को हाथी जैसा, शेर को शेर जैसा, मछलियों को मछलियों जैसा, हिरण को हिरण जैसा वातावरण दिया जाता है। ऐसा चिड़ियाघर में रखते जरूर, हम अपनी निगरानी में एक बाउंड्री के अंदर है, फिर भी कोशिश रहती है सारे वाइल्ड एनिमल्स को उनके अनुसार ही नेचुरल, ज्यादा से ज्यादा उनके नेचुरल हैबिटेट की जैसी परिस्थितियां दी जाए। लेकिन हम क्यों रखते हैं चिड़ियाघर में? कभी गौर से देखना, जब शेर रखा जाता तो शेरनी भी साथ में रखी जाती।
इसलिए ऐसा किया जाता है कि हम अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो किसी हारी बीमारी से इन्हें बचा लेंगे, और हम इन्हें खूब मौका मिले, खूब खाने को देंगे, स्वस्थ रहेंगे, और खाएं पिएंगे स्वस्थ रहेंगे तो खूब सारे बच्चे पैदा करेंगे तो विलुप्त होने से बच जाएंगे ना। साथ साथ हमारा भी काम चल जाएगा, टैक्सोनॉमी की स्टडी में भी आराम मिल जाएगा। जाएंगे फटाफट उनके हैबिट के बारे में, उनकी फीडिंग हैबिट के बारे में, उनके ब्रीडिंग के बारे में हमें ज्ञान भी हो जाएगा, और बच्चों का तो इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जू के बारे में भी तुम्हें बताया। टी के बारे में ऑलरेडी अभी हम बता चुके थे, खुल जाए बंद अगल का ताला, जब बताया था, जब कहा था डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन इन द सेट प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। तब कहा था किसकी मदद से करते हैं, की मदद से करते हैं। यहाँ सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के आधार पर हम दो कंट्रास्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट देते हैं, उसी के दम पे पहचानते हैं उस लिस्ट को, उन कंट्रास्ट को कहते हैं कपलेट। उसमें जो दो स्टेटमेंट होते हैं उनको लीड वन लीड टू कहते हैं। और अभी करके दिखाया था कि किंगडम डिसाइड करने वाली की अलग थी, फाइलम डिसाइड करने वाली की अलग थी, और क्लास डिसाइड करने वाली की अलग थी, और उन्हीं के दम पे एनालिसिस करते हैं। तो ये की एनालिटिकल होती है। साथ ही साथ अब थोड़ी सी बात है प्रिंटेड रिकॉर्ड्स। इससे क्या है, जैसे मान लो तुमने देखा होगा कभी कभी हमने लोगों को धर्म का प्रचार ही करते देखा है, तो वो क्या करते हैं, धर्म की पुस्तकें गांव गांव क्षेत्र क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूट करवाते, डिस्पर्स करवाते। तो किसी चीज की सूचना एक जगह से दूसरी आराम से पहुंच जाती है पेपर के थ्रू, जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू। तो वैसे प्रिंटेड रिकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य होता है टैक्सोनॉमी की स्टडीज का और नॉलेज का डिसेमिनेट करना, उनको बिखेरना। तमाम सारे प्रिंटेड रिकॉर्ड्स हैं, जैसे एक फ्लोरा का नाम सुना है, मैनुअल का नाम सुना, मोनोग्राफ का नाम सुना, कैटलॉग का नाम सुना। जो फ्लोरा है ये क्या होता है, किसी गिविंग जियोग्राफिकल एरिया में टोटल कितनी प्लांट स्पीसीज हैं, और वहां पर टोटल उन प्लांट स्पीसीज के लिए कितने प्रकार के हैबिटेट हैं, उनका पूरा ब्यौरा होता है इसमें। किसी गिविंग जियोग्राफिकल एरिया के एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट्स होता है, और प्लस वहां उस जियोग्राफिकल एरिया में टोटल कितनी स्पीसीज है पूरा इंडेक्स तैयार कर दिया जाता है। मैनुअल्स किसी भी स्पीसीज का नेम आइडेंटिफाई करने में जिन कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है उनकी लिस्ट होती है इसमें, उनकी इंफॉर्मेशन होती है इसमें। मोनोग्राफ किसी एक टैक्सॉन से रिलेटेड ही यहाँ इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर स्पीसीज की बात की तो केवल स्पीसीज की, और अगर जीनस की बात की तो जीनस की बात की जाएगी। तो इस तरह से ये जो पहला चैप्टर है वो आज हम लोगों ने पूरी तरह खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और तब पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।